नमस्कार दोस्तों। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 41। ठीक है, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी खासी। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहिए। ठीक है, कभी नर्वस फील मत करिए या फिर कभी नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में कभी मत लाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत गंदी चीज है नेगेटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव फील कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल सर्विसेज को, करंट बेसिक स्टैटिक्स और फैक्ट्स इन सबको साथ में लेकर आज हम चलेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आकार, द्रव्यमान, घनत्व एवं गुरुत्वाकर्षण आदि में समानता के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसके बारे में पूछा गया है? शुक्र ग्रह के बारे में पूछा गया है। दूसरा क्या है कि इस ग्रह पर सौर प्रवाह की तीव्रता कम है। तो बताए कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और न ही एक और न ही दो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं व्याख्या क्या है। देखिए चर्चा में क्यों पहले देखिए, हाल ही में भारतीय इसरो ने, ठीक है, इसरो ने इसरो द्वारा प्रस्तावित शुक्रयान मिशन के लिए प्रायोगिक प्रस्तावों के चयन किया गया। शुक्रयान मिशन के लिए, ठीक है। अब इस मिशन के अंतर्गत क्या है कि इस मिशन के अंतर्गत 4 वर्ष तक शुक्र ग्रह का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष तक शुक्र ग्रह का अध्ययन किया जाएगा। इस उपग्रह को GSLV मार्क 3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है GSLV मार्क 3 रॉकेट। ठीक है, और शुक्र ग्रह को इसके आकार, द्रव्यमान, घनत्व, बनावट और गुरुत्वाकर्षण के साथ उत्पत्ति में समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसलिए पहला कथन गलत है। काफी सिमिलर मिलता है पृथ्वी और जो शुक्र है उसका भौगोलिक आकार है, उसकी संरचना है, उसका घनत्व है, उसकी बनावट है, उसका वजन है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो वो भी शुक्र के साथ अर्थ का बहुत ज्यादा कंपेयर करें तो मिलता है। ठीक है, तो इसलिए उसको जुड़वा बहन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PCS के लिए है जुड़वा बहन। ठीक है, जुड़वा बहन याद रख लेना। ठीक है, ये रहा। ठीक है, शुक्र ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 30% अधिक नजदीक है। क्या बोला गया है कि शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 30% अधिक नजदीक है। पृथ्वी से शुक्र ग्रह नजदीक है सूर्य की कंपेयर करें तो। ठीक है, जिसके कारण इस ग्रह पर सौर प्रवाह की तीव्रता अधिक है। ठीक है, इस ग्रह पर सौर प्रवाह की तीव्रता अधिक है। तो याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए ये रहा सूर्य, ठीक है, ये रहा मंगल, ये रहा शुक्र, ठीक है, और ये रहा सूर्य, ये है येलो कलर वाला, ये है सूर्य। ठीक है, इससे नजदीक है। ठीक है, पृथ्वी से नजदीक है सूर्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटेंसी बना के रखिएगा। ठीक है, देखिए कॉन्स्टेंटेंसी बनाएगा तभी UPSC और PCS की एग्जाम क्लियर हो पाएगी। लंबी रेस की घोड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, लंबी रेस का। देखिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका गठन प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों प्रकार की आपदा और राहत के लिए क्रियान्वयन के लिए किया गया है। और दूसरा क्या है कि कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और न ही एक और न ही दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पहला कथन जो था वो गलत था, दूसरा कथन सही है। देखिए हाल ही में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत उपाय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, उसका गठन किया। ठीक है,
अब कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष है, ठीक है, याद रखना कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष है। सभी संबंधित विभागों तथा संगठनों के सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं, बहुत याद रखने वाली बात है, ठीक है। सभी संबंधित विभागों तथा संगठनों के सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पांगदा गांव कहाँ स्थित है, अब चर्चा में क्यों है ये भी हम आगे जानेंगे। पांगदा गांव, ठीक है। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र में है। दूसरा क्या है कि चीन भूटान के मध्य विवादित क्षेत्र में है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र में है, या फिर चीन और तिब्बत के मध्य विवादित क्षेत्र में है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी यानी कि चीन और भूटान के मध्य विवादित क्षेत्र में है ये पांगदा गांव। आइए देखते हैं। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में समाचारों में रहा पांगदा गांव चीन द्वारा बसाया गया एक नया गांव है जो चीन और भूटान के मध्य विवादित क्षेत्रों में अवस्थित है, ठीक है। चीन और भूटान के मध्य विवादित क्षेत्रों में अवस्थित है, जो चीन द्वारा बसाया गया एक नया गांव है। चीन क्या है कि भाई कोई भी एरिया वो चाहे तो पृथ्वी मेरी है ये बोल दे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसी नीति वाले ये लोग हैं, ठीक है। कहीं भी अपनी जगह बना लेते कि ये हमारा जगह, ये हमारी है, यहाँ पर हमारा पूर्वज बसे थे, ठीक है। देखिए यह क्षेत्र अब ये यही जगह क्यों नया गांव बसाया गया है, तो ये एक भू राजनीति है चीन की। देखते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र डोकलाम पठार पर भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन के पूर्व में है, ठीक है। अब आपको लाइट हुई होगी कि क्यों ये गांव ही मतलब बसाया गया, कि यह क्षेत्र डोकलाम पठार पर, डोकलाम पठार यानी कि भारत चीन विवाद याद आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 में भारत और चीन के मध्य 72 दिनों तक इस क्षेत्र में गतिरोध रहा था। बस अब आप समझ जाइए, ठीक है। समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। देखिए ये देखिए फोकल पॉइंट देखिए यहाँ पर है चाइना, ये रहा इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर विलेज लोकेट किया गया है, ठीक है, जो भूटान पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इस जगह देखते हैं न्यू पांगड़ा विलेज, यहाँ देखिए ये कि न्यू पांगड़ा विलेज और भूटान, ये रहा चाइना और ये रहा इंडिया, ठीक है। यहाँ पर है डोकलाम, देखिए डोकलाम क्षेत्र जो रेड रेड कलर में है ना, ये डोकलाम क्षेत्र इससे बहुत नजदीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभयम ऐप के बारे में पूछा गया है, अभयम ऐप, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। और दूसरा क्या है कि इस क्षेत्र में इसमें यात्रा के दौरान ट्रैकिंग व्यवस्था की गई है, तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, चाहे गलत हो, अब घबराइए नहीं, ठीक है। गलत हो सही हो, ठीक है, अगर गलत हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा यार, ठीक है। इससे घबराइए नहीं, ठीक है। अब कोई भी आंसर हो आपको लॉजिक लगाकर अपना आंसर दीजिए, चाहे वीडियो में कितनी भी देरी हो, ठीक है, आपको सोचने में भी देरी हो, ठीक है, पर एक बार शुरू तो कीजिए आप। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए यह अभियम ऐप बनाया गया है। क्यों बनाया गया है कि मुसीबत में फंसी महिलाओं द्वारा पैनिक बटन इस एप्लीकेशन में इंक्लूड होगा। पैनिक बटन दबाने पर अभियम ऐप पुलिस को सतर्क करेगा, ये ऐप पुलिस को सतर्क करेगा। इसमें इस दौरान ट्रैकिंग व्यवस्था की गई है, ठीक है। इस एप्लीकेशन अगर शायद आप चालू करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक ट्रैकिंग व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी, लोकेशन आपको चालू हो जाएगा, आपके मोबाइल में होता है ना। परिवहन विभाग के अंतर्गत इस ऐप का परिचालन किया जाएगा, किसके अंडर में आएगा, परिवहन विभाग के अंतर्गत। तो बहुत अच्छा कदम है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रोशनी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे वर्ष 2001 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि जम्मू कश्मीर में अनाधिकृत भूमि को
विनियमित करना है। तो कौन सा कथन सही है ये बोला गया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए क्या चर्चा में क्यों है, देख ली। देखिए हाल ही में सरकार ने रोशनी अधिनियम, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लैंड एक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, उसको शून्य घोषित कर दिया। शून्य मतलब अब ये नन एंड वॉइड है। ठीक है, अब ये मान्य में नहीं है। अब क्या था इस एक्ट में ये देखेंगे। देखिए शुरू कब किया गया था पहले ये जान लेते हैं। देखिए 2001 में इसे लागू किया गया था, इसलिए कथन एक सही हो गया। अब है क्या कि इस अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित की गई जो की गई कीमतों को चुकाने जाने के पश्चात, ठीक है, सरकार जो अमाउंट डिसाइड करती है वो चुकाने के पश्चात ही राज्य की भूमि पर तत्कालीन कब्जा धारकों के लिए स्वामित्व अधिकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया था। सरकार जो अमाउंट डिसाइड करती है, ये 2 करोड़ इस भूमि की, इस हेक्टेयर भूमि की कीमत 2 करोड़ रुपए है। आपने मैंने बोला ये लीजिए 2 करोड़ रुपए, ये मैं कब्जा धारक हो गया, अब इसका स्वामित्व मेरे पास हो गया है। ठीक है, तो ये था इस एक्ट में। अब इस अधिनियम का नाम रोशनी इसलिए रखा गया क्योंकि राजस्व का जो विद्युत है, विद्युत परियोजना में निवेश करने का विचार था। मैंने पैसे 2 करोड़ दिए, वो सरकार 2 करोड़ रुपए विद्युत परियोजना में, बिजली की परियोजना में यूज करेगी। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में अनाधिकृत विनियमित भूमि को विनियमित करना था। ठीक है, अनाधिकृत भूमि को विनियमित करना था। जो भूमि बंजर पड़ी है, जो किसी काम की नहीं है, या फिर जो घपले में चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना, जो कब्जे वाली भूमि है, या फिर कोई भी दिक्कत हो भूमि में, तो ऐसी भूमि को विनियमित करना था इसका, इसलिए दूसरा कथन सही है। दोनों के दोनों कथन अपने सही हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालू खाते के बारे में पूछा गया है। चालू खाता करंट अकाउंट इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगाइएगा। देखिए इस खाते में जमा राशि किसी भी समय निकाली जा सकती है, और दूसरा क्या है कि इस पर 10% ब्याज मिलता है। तो कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन तीन सही है, अरे सॉरी, एक और दो सही है, या फिर न तो एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसमें लॉजिक लगाइए की बात है। ठीक है, अगर भाई इस खाते में जमा राशि पर 10% ब्याज मिलता है, अरे भाई ब्याज की परसेंटेज तो बदलती ही रहती है, इस पर कोई फिक्स नहीं है कि इसमें 10% ही मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो गया, ऑप्शन है अपना सही है। आइए देखते हैं। देखिए भारत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चालू खाता अधिशेष करंट अकाउंट सरप्लस की संभावना है। ठीक है, करंट अकाउंट संभव। चालू खाता व्यवसायों के लिए एक बैंक खाता होता है जो रोजमर्रा के व्यावसायिक लेन देन के लिए व्यापारी वर्ग इस खाते का उपयोग करते हैं ज्यादातर। ठीक है, चालू खाते में जमा राशि को किसी भी समय बैंक शाखा से, एटीएम से निकाला जा सकता है। इस खाते में जो राशि है, तो इसमें से जो आपकी रकम पड़ी होगी इस खाते में, तो उससे एटीएम से भी कभी भी निकाला जा सकता है, और लेन देन के लिए भी यूज होती है। ठीक है, इस खाते का यूज होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं में शुद्ध व्यापार चालू खाते का एक प्रमुख घटक होता है। ठीक है, याद रखना, वस्तु और सेवा, सर्विस एंड गुड्स के लिए शुद्ध व्यापार चालू खाते का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, चालू खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब यार 10% की बात हो रही थी, इसमें तो कोई ब्याज ही नहीं मिलता है। ठीक है, इस खाते में ब्याज नहीं मिलता है, तो दूसरा कथन सही नहीं है, पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था में अंडर हीटिंग शब्द क्या है। अंडर हीटिंग शब्द क्या है। ठीक है, ये थोड़ा पेन टेबलेट का प्रॉब्लम है, पर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ सही होता है। अर्थव्यवस्था में अंडर हीटिंग क्या है। ठीक है, देखिए इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मांग अधिकता और उत्पादन में कमी से है। दूसरा क्या है कि इस कारण आयात में कमी होगी। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं। देखिए कोविड 19
कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में अंडर हीटिंग की स्थिति बनी है, अर्थात उत्पादन अधिक, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा पर मांग की कमी है। प्रोडक्शन कर दिया, गाड़ी, वस्तु, ब्रेड, उसका उत्पादन कर दिया, पर लेने जाने वाला ही भाई कोई नहीं है, ठीक है, उसकी मांग में ही कमी है। 1000 चीज दुकान में भर के रख दी, 3 लोग आए लेने के लिए, क्या फायदा, ठीक है। तो ये होती है अंडर हीटिंग, ठीक है। इसके कारण क्या होगी कि फिर आयात में कमी हो जाएगी, भाई कोई लेने वाला ही नहीं है, तो फिर हम बनाए क्यों। इसके परिणाम स्वरूप देश के चालू खाते में अधिशेष की स्थिति भी हो सकती है, इसलिए कथन दूसरा सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, विलवणीकरण के बारे में पूछा गया, यानी कि खारे पानी का अच्छा पानी बनाना, ये आसान भाषा में बोल दिया है, ठीक है। इसके द्वारा खारे जल को पेयजल में परिवर्तित, अरे बाप रे, किया जाता है। और दूसरा क्या है कि इसमें कभी कभी हो जाता है यार, ठीक है। उत्क्रमण प्रसारण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस की तकनीक का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है, एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। आइए देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र में के मुख्यमंत्री जो है, उसके द्वारा मुंबई में पहली डीसोल्टिनेशन प्लांट की स्थापना की मंजूरी दी गई है। अब क्या है कि विलवणीकरण संयंत्र द्वारा खारे जल को पेयजल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। खारे जल को पेयजल में किस विधि के द्वारा, कि रिवर्स ऑस्मोसिस। आपके घर में फिल्टर होता है ना, तो वो आरओ फिल्टर है, ठीक है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। अब इसके द्वारा बाहरी दबाव को उपयोग करने पानी में दूषित पदार्थ, ये कुछ ये झिल्ली विली ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। आप आगे देख लीजिए ये प्रोसेस, ठीक है। ये वो थोड़ी टफ भाषा में था, इसलिए देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस ये क्या है, सोल्ट वाटर, ठीक है। ये जो है ये जो कण है, ये सब सोल्ट वाटर है, ठीक है। अब इस पर प्रेशर दिया जाता है, ये होता है मेम्ब्रेन यानी कि ये जो परत होती है ना, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर दिया, तो जितने बड़े बड़े कण है, ठीक है, वो सब रह जाते हैं, यानी कि वो खारे पानी के, जो खारा है मतलब जो क्षरण वाले जो कण होते हैं, वो यहीं के यहीं रह जाते हैं, और जो क्लीन वाटर है, क्लीन है, वो निकल जाते हैं। ये देख लीजिए, देखिए ये जो ये सब निकल गए, ये सब पीने के पानी है, ठीक है। ये सब पीने के पानी के कण है, ठीक है। और ये सब रह गए वो है जो सोल्ट है, वो है, ठीक है। तो आसान भाषा में, अपने को आसान भाषा में ही सीखने का है, ठीक है। बहुत हाई लेवल का नहीं सीखना है, आसान भाषा में ही। देखिए, चांग 5 के बारे में पूछा गया है कि इस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। कौन सा सही है, नहीं सही नहीं है, ये पूछा गया। यह चीन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। दूसरा क्या है कि इसका नाम चीन में प्रसिद्ध चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। और दूसरा क्या है कि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाना है। तो चौथा क्या है कि इस मिशन की सफलता के बाद चीन चंद्रमा के नमूने लाने वाला पहला देश बन जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक ही लगाना है और कुछ भी नहीं है। आइए, इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि चौथा कथन गलत है, ठीक है। आइए देखते, चीन द्वारा प्रक्षेपित चांग 5 अंतरिक्ष यान एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। तो ये याद रखना कि मानव रहित है अंतरिक्ष यान, ठीक है। अब इस अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 5Y5, बहुत यार टफ है, रॉकेट से चीन के हेनान द्वीप पर स्थित वेन चांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। ये कुछ पूछा नहीं जाएगा, कहां से वेंग पांच चांगे, ये कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मानव रहित प्रक्षेपित यान है चांग 5, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इस नाम चीन में प्रसिद्ध चंद्रमा देवी के, ये आपको याद हो जाएगा, चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। अब इसमें 4 भाग है, कौन कौन से, एक ऑर्बिटर है, एक रिटर्नर है, एक एक्सेंडर है और एक लैंडर है। अब उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाना है। चंद्रमा की जो सतह पर
जो उसके नमूने होते हैं, ठीक है, उसका जमीन का टुकड़ा है ऐसी कुछ, ठीक है, वो उसके नमूने पृथ्वी पर लाना है। यदि यह मिशन सफल होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ यानी कि रशिया, उसके बाद चीन चंद्रमा के नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। इसलिए डी गलत, डी सही नहीं है, क्योंकि इसके दोनों देश अमेरिका और यूएसए, सॉरी अमेरिका और रशिया ये कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रहा चांग 5, ठीक है, चांग E5, ये रहा एक्सेंट यूनिट, ये रहा लैंडर, ये रहा जो रिटर्न व्हीकल है, और ये रहा सर्विस मॉड्यूल, ठीक है। तो एक याद रखना आकृति, ठीक है। ठीक है, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है शून्य के संदर्भ में, ठीक है, एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। भारत के गणित अपना कंटेंट एकदम प्योर होता है, ठीक है, एकदम प्योर। जो यूजफुल होता है वही एमसीक्यू उठाता हूं मैं, ठीक है। जो यूजफुल होता है, भविष्य में फ्यूचर में काम आने वाला, या फिर ऐसा टॉपिक होता है जो टॉपिक करने लायक होता है, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो भरोसा रखिएगा। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। दूसरा क्या है कि गिनती की यह पद्धति के लिए पहले यूरोपीय द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब वर्ष में फैल गई। शून्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। रोम निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो केवल एक और तीन, दो और तीन, और तीनों के तीनों। तो अपना आंसर दीजिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिए। देखिए इसका आंसर है, यानी कि कथन 1 और 3 सही है, परंतु दूसरा कथन गलत है, क्योंकि गिनती की पद्धति, ठीक है, गिनती की जो पद्धति होती है वो अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई थी, और अन्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था। इसमें क्या बोला गया था दूसरे कथन में कि गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपीय द्वारा अपनाई गई, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ यूरोपीय द्वारा अपनाई गई, ठीक है, यूरोपीय द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। अब कथन में क्या है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद यूरोप में फैली थी, इसलिए दूसरा कथन गलत है, ठीक है। तो ये रही एमसीक्यू की सीरीज। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, पर नीचे बताइए भी कि डिसलाइक किया क्यों है, ठीक है। तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सबका फायदा होता है, ठीक है। विन विन सिचुएशन रखनी चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।